Welcome to exclusive interview with Achyut Gandhi sir, Commissioner Meera Bhayandar, Mahanagarapaलिका. Try to see the angle. सर, अभी तक जितने दिन आप यहाँ पर रह चुके हैं, आपका कार्यकाल कैसा रहा? कितने दिनों से आपने यहाँ पर चला और क्या अनुभव इतने दिनों के कार्यकाल में आपके मिला? एक मेरा बंदर महानगर पालिका में तकरीबन 7-8 महीने से मैं एक ड्यूटी काम कर रहा हूँ। तो यहाँ का एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत अच्छा रहा है। और आज तक जो भी पेंडिंग काम थे पूरे महानगर पालिका में, पुराने पेंडिंग काम थे, वो सारे काम आज की तारीख में शहर में चालू है। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट मेरा बंदर के लिए काम है वो पानी कोरोना की बहुत बड़ी समस्या है इधर। तो इस पानी कोरोना की समस्या ज़्यादा गहरी होने के कारण इसको जाने वाली फरवरी में मैं यहाँ रुजू होने के बाद 3 मार्च को महाराष्ट्र शासन के दरबार में इसकी मीटिंग लगी और वही मीटिंग में ये 239 करोड़ रुपए की नगरोत्थान योजना पानी कोरोना के लिए मंजूर हुई और 26 मार्च 2015 को इसका आदेश शासन ने निर्गमित किया और 30 मार्च को 85 करोड़ रुपया नगरोत्थान जैसे महानगर पालिका मेरा बंदर को मिल चुका है। इसका टेंडर प्रोसेस हुआ और टेंडर प्रोसेस होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र इनके कदमों से इसका उद्घाटन भी हो चुका है और आने वाले ये मंथ एंड तक या दिसंबर के फर्स्ट वीक में इसका काम चालू हो जाएगा। सर, आपने पानी की समस्या की बात कही है। मुझे जहाँ तक पता है लगभग 2012 में महानगर पालिका ने निजी नल कनेक्शन देने पर रोक लगा, किसी भी व्यक्ति को निजी नल कनेक्शन नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ 2012 से लेकर अभी तक इस शहर में कितनी ज़्यादा इमारतें बन गई हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा क्योंकि आपने रोक लगा कर रखी है निजी नल कनेक्शनों को। वही दूसरी तरफ इमारतें बन गई जिसकी वजह से पानी की समस्या और गहरी होती जा रही है। अब जबकि शासन की तरफ से आपको एक फंड भी मंजूर हो गया है, तब मेरा बेहतर के लोग क्या समझे कि कब तक पूरी होल समस्याओं से पानी की इस शहर को मुक्ति मिल जाएगा, कितने साल लगेगा और कितनी लंबी वर्किंग करनी पड़ेगी? अभी जो समस्या मेरा बंदर में पानी के बारे में है तो वो 1-1.5 साल में ये योजना पूरी करेंगे और 2021 तक कुछ भी पानी मेरा बंदर के पूरे काले कोने में पानी जाएगा, इधर भी पानी कम गिरेगा नहीं। और एक सूर्या प्रोजेक्ट हमारा जो आ रहा है तो वो वसई विराट और मेरा बंदर महानगर पालिका का एक 1300 करोड़ का सूर्या प्रोजेक्ट है। तो वो अगले 50 साल मेरा बंदर में पानी कम नहीं गिरेगा, उसके लिए वो प्रोजेक्ट है 1300 करोड़ रुपए का। 2012-13 के एस्टिमेट के हिसाब से वो 1300 करोड़ का है। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन MMRDA के थ्रू करने के लिए वो प्रस्तावित है। ये क्या ये वही 1300 करोड़ रुपए का टेंडर है जो कोलार को दिया गया था या नहीं, ये अलग है। कोलार को दिया वाला अलग टेंडर था, उसका कोई संबंध नहीं। उससे ये जो पानी के नलों पे रोक लगी है निजी जो लोग करते उस पे क्या सोचा था? देखो अभी आज की तारीख में भिवंडी में मेरा बंदर में जो पॉपुलेशन है वो 8,14,000 2011 के जनगणना के हिसाब से है और आज की तारीख में अपन ये जो पॉपुलेशन का बढ़ता हुआ इधर का जो माहौल है वो देखे तकरीबन 10 लाख पॉपुलेशन इधर मेरा बंदर शहर में रहता है। एक 50,000 या 1 लाख पॉपुलेशन फ्लोटिंग रहता है, आना जाना ऐसा। तो तकरीबन 10 या 11 लाख का पॉपुलेशन है। इसमें खाली 75% लोगों को अपन पानी आज की तारीख में देते हैं, वो भी 100 लीटर्स के अंदर देते हैं, जो कि 135 लीटर देना चाहिए गवर्नमेंट के नॉर्म के हिसाब से।
लेकिन पानी की समस्या होने के कारण ये पानी आप लोग इतना नहीं दे पा रहे पर हेड पर पर्सन पर हेड पर डे। तो ये समस्या ये हमारी 239 करोड़ की जो नगर में पानी कोरोना की स्कीम है ये पूरी होने के बाद इसका हम 18 महीने का पीरियड दिया है, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारा 15 महीने में काम पूरा होना चाहिए। वो हिसाब से पूरे कॉन्ट्रैक्टर को आदेश दे चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री ने उसका उद्घाटन किया है। और ये किसी का काम ये हफ्ते में चालू होगा, किसी का ऑन द वे है, किसी ने ऑर्डर किया है, पाइप आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली अमल बजावनी ये नेक्स्ट वीक में या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में ये चालू है। और 2021 तक पानी किसी को भी कुछ कम गिरेगा नहीं। इससे अलग है, पानी से अलग है सवाल है। भिवंडी को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, मुंबई में भी तमाम तरह की योजनाएं आ रही हैं। आप वसई विरार देखिए तो वसई भिवंडी का समावेश स्मार्ट सिटी में नहीं है, नहीं, लेकिन ऐसा था। पर जब एक चीज है वो कॉमन प्रोसीजर, जब एक बार एक दौर चल चुका है पूरे देश में स्मार्ट सिटी बनने का, तो हम कहाँ खड़े हैं, मीरा भाईंदर कहाँ खड़ा है। और इसकी पर्यायी कुछ ऐसे जैसे मेट्रो की बात आई तो मेट्रो की बात को एक करके कर दिया गया कि कनेक्टिविटी चाहिए शहरों की, कनेक्टिविटी के कारण ये मेट्रो को हम इस तरह अपना शहर किस तरह का आप देखते हैं अगले 5 सालों में इसकी किस तरह की तस्वीर होगी और किस तरह ट्रैक्टर दिखाया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक कॉन्फ्रेंस हमारी स्मार्ट सिटी के बारे में 2-3 महीना पहले ली, 4 महीना पहले, तो उसमें स्मार्ट सिटी में मेरा भाईंदर महानगर पालिका ने प्रेजेंटेशन किया था, वो भी कंपटीशन थी और पूरे इंडिया में वो 100 स्मार्ट सिटीज बनाना है। उसमें महाराष्ट्र के हिस्से में 10 स्मार्ट सिटीज, 10 शहर का समावेश है। तो उसके लिए जो कंपटीशन हो गई थी उसमें 20 लोगों को बुलाया। कंपटीशन में हम मीरा भाईंदर, वसई विरार, ये बाकी सब महानगर पालिका थे, लेकिन गवर्नमेंट ने जो भी डिसाइड किया है कि भाई किसको फर्स्ट पहले टप्पे में किसको लेना है, सेकंड टप्पे में किसको लेना है, तो वो हिसाब से वसई विरार और मीरा भाईंदर का समावेश स्मार्ट सिटी में हुआ था। लेकिन अटल अमृत बोल की जो गवर्नमेंट की योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें हमारा समावेश 100% हो जाएगा। उसमें 50% पैसा कॉर्पोरेशन को देना है, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और उसमें हमारे जो भी लिंगरिंग प्रोजेक्ट्स है जो पूरे नहीं हुए, जिसको फंड्स कम गिर रहे, उसका भी समावेश कर सकते हैं। और बाकी नए भी हम कुछ सीमेंट रोड बनाना है, फिर कुछ फ्लाईओवर बनाना है, तो ये सब उसमें इंक्लूड करके ये अटल अमृत योजना में हमारा समावेश हो जाएगा 100%। सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है इस शहर को सबसे बड़ी समस्या है, नंबर 1 पानी की समस्या है। नंबर दूसरी समस्या जो है वो ये ट्रैफिक का बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, भविष्य में बहुत फेस करना पड़ेगा। ये जो मेरा भाईंदर शहर के बाहर निकलते हुए जो 6 सिग्नल होते हैं, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमारा 256 कोटी का जो प्रोजेक्ट है, तो उसको महाराष्ट्र शासन ने MMRDA से लोन लेने का मंजूरी दिया है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू पुनरुत्थान प्रोग्राम में जो हमारे पास अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम गए 5 साल से चालू है, वो हम तकरीबन मार्च एंड तक पूरा करेंगे। तो उसमें 250 करोड़ रुपए का कर्जा MMRDA से पहले उठाया है। और पानी का स्टॉक वाटर ड्रेनेज के लिए कुछ 100 कोटी का कर्जा उठाया, उसमें खाली 25 लाख उठाया, 75 लाख 50 लाख उठाया, 50 लाख उनके ही पास बाकी है। 250 करोड़ अंडरग्राउंड ड्रेनेज, स्टॉक अंडरग्राउंड ड्रेनेज जो अपना काम चालू है, उसके लिए MMRDA से कर्जा उठाया। और पानी पुरवठा की स्कीम के लिए 100 कोटी रुपए उठाया तो उसमें 50 खाली उठाया, 50 वैसा ही है उनके पास। तो तकरीबन ये 350 कोटी का कर्जा हमारे ऊपर होने के बाद
हमको गवर्नमेंट ने 2 दिन के लिए परमिशन तो दे दिया है, लेकिन अभी ये जगह बंद हो गया, एलबेट बंद हो गया, तो ये हमारा पूरा अकाउंट देख के एमएमआरडीए पैसा देती है। एमएमआरडीए ऐसा नहीं पैसा देती है कि जिसकी रिफंड का कैपेसिटी न हो। अभी पहले जो हमारा खर्चा है 325 या 350 कोटी का, तो उसके पूरे हफ्ते हमारे रेगुलर है, एक भी हफ्ता डिले नहीं है, हम वी आर द रेगुलर पेयर। तो उसमें कोई आज की तारीख में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भविष्य में अगर ये 250 कोटी रुपए हम लेंगे तो वो 2012-13 का एस्टिमेट है, और ये काम करते करते ये 300-350 करोड़ तक जाएगा। तो ये लेने के बाद हमारी कॉर्पोरेशन टाइमली मनी वापस नहीं कर पाएगी इसका एमएमआरडीए का। इसके लिए हमारी मांग है कि एमएमआरडीए ये जो मेन रोड है और एशियल रोड को रोड जाता है, पैगोडा को रोड जाता है, पूरे टूरिस्ट इधर आते हैं, तो ये एमएमआरडीए के थ्रू इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। कॉर्पोरेशन इतना इसकी कॉर्पोरेशन की इतनी कैपेसिटी नहीं है, ताकि एमएमआरडीए के थ्रू उसकी अमलबजानी होना चाहिए, वो हमारी मांग है। मोनोरेल और मेट्रो रेल की कनेक्टिविटी भविष्य में मीरा भाईंदर शहर को मिलेगा, इसके लिए कुछ प्रपोजल है आपके पास सिफारिश है सरकार के लिए? मोनोरेल और मेट्रो के लिए रेल के लिए अभी हमारे पास हमारे माननीय महापौर, माननीय आमदार, माननीय खजदार, इन्होंने तो डिमांड किया है कि ये जो मेट्रो रेल, मोनोरेल या मेट्रो रेल इसमें दहसर तक या बोरीवली तक आ रही है, तो उसको आगे कासा बोरीवली तक इधर आगे आना चाहिए, या मेरा मतलब उसको कवर होना चाहिए। तो सीएम साहब ने उस दिन आप थे ना, तो उस दिन बोला है कि उसका पॉजिटिवली हम थिंकिंग कर रहे हैं और ऑलरेडी उसका सर्वे करने के लिए दिया है। वैसा कॉर्पोरेशन ने हम हमारे जो नेता लोग हैं उन्होंने डिमांड किया है, तो हमको उम्मीद है कि वो हो जाएगा नेक्स्ट पेज में। ये सवाल थोड़ा अच्छा, आपकी डिमांड ये है कि जो कुमार का इससे पकोड़ा के पर्यटक भी जाते हैं, ऐसे भी जाते हैं, और जजेस तमाम तरह के लोग जाते हैं। मेरा एक सवाल है कि इसका खर्चा कितना आता है एक साल में? आपको अपने अब तक आपको कितना मेहनत करना पड़ता है? नहीं, ये अगर फ्लाईओवर बनाएंगे तो 350 करोड़ रुपया लगेगा, तो ये एमएमआरडीए 6 सिग्नल निकल जाएंगे, हाँ, गाड़ी डायरेक्ट ऊपर चढ़ेगी तो डायरेक्ट हाईवे पर लगेगी, और एमएमआर रीजन में है, और वो टूरिस्ट के लिए जो है, अगर आप कितने लोग पूरे वर्ल्ड से आते हैं, इंडिया से आते हैं, वो तो सब तरफ से आते हैं, कि एशिया रोड के लिए तो पूरे महाराष्ट्र में फेमस है, महाराष्ट्र छोड़ के बाकी स्टेट में भी फेमस हो गया। एशिया रोड देखने के लिए लोग आते हैं, वही रास्ता है अंदर जाने वाला, तो ये मेन रोड है, उसकी वजह से मेरा मंदिर के पब्लिक को कितना तकलीफ होता है कि वो ट्रैफिक जाम होता है। अभी आप आधा घंटा के पहले बाहर नहीं निकल सकते हो, शाम में 7 बजे के बाद आप मेरे ऑफिस में से निकलो तो घड़ियाल लगाओ, तो आपको हाईवे को जाने के लिए कम से कम आधा घंटा। क्या ये समझ रहे हैं कि एमएमआरडीए ने पहले क्यों नहीं किया, और एमएमआरडीए गंभीरता से महानगर पालिका को क्यों नहीं लेते? क्योंकि एमएमआरडीए रीजन जो है बहुत बड़ा रीजन है, वहाँ पे आप देखिए तो कई महानगर पालिकाएं हमसे ज़्यादा सरप्लस दे गए सुविधाओं के मामले में। लेकिन एक सवाल बहुत पहले से उठता रहा कि एमएमआरडीए हमें गंभीरता से क्यों नहीं लेती, जबकि आपका कहना है कि जितने हमारे इंस्टॉलमेंट हैं वो बराबर टाइम पे गए, कभी एक भी इंस्टॉलमेंट आज की तारीख में नॉट ए सिंगल पेंडिंग। तो ये क्यों नहीं, हमें क्यों नहीं कि गंभीरता से लेते? इसका क्या वजह है? क्या इसका वजह हम नहीं, वो तो एमएमआरडीए से हमने जो लोन उठाया है उसका एक भी हफ्ता हमारे पास उनका ड्यू नहीं है, लेकिन हम एमएमआरडीए में होने के कारण और ये टूरिस्ट स्पॉट के लिए वो रास्ता मेन रोड जाता है, तो एमएमआरडीए ये ब्रिज बनाना चाहिए, ये है हमारी मांग है। हमारे माननीय महापौर, माननीय आमदार, खजदार, इनकी भी मांग है कि हमारे मीरा भाईंदर शहर में से ये रास्ता गुजरता है, ये पूरे टूरिस्ट आते हैं, ये रास्ते से आते हैं, ये रास्ते से जाते हैं, और ये शनिवार रविवार तो इतना पूरा टाइट रहता है परिस्थिति कि शाम में आप आधा घंटा या पौन घंटा भी बाहर नहीं निकल सकते। ये 6 सिग्नल लगते होगा। एमएमआरडीए का क्या कहना है सर? एक मेरा सवाल है कि हम सब एमएमआरडीए टप्पे में ले रहे हैं, तो उधर का जो एक रास्ता है वो लिया है,
बनाने वाले उनके प्लान में जो है वो लिया है, लेकिन हमारी डिमांड है कि भाई ये हमारा मेन है, ये प्लान में ये वो तो पैरेलल रोड बनेगा वो छोड़ दो, लेकिन ये आज की तारीख में जो ट्रैफिक जाम कर रहा है सब पूरा लोगों का पेट्रोल खर्चा इतना बढ़ता है तो इसके लिए करना चाहिए। दहशत टोल सर, ये दहशत टोल मीरा भाईंदर शहर के लिए बंद होएगा, इसका कुछ उपचार है क्या? क्योंकि हम लोगों को उसके बारे में मैंने कुछ शासन अच्छा सर, हमारे स्टेशन पे मीरा रोड स्टेशन और भाईंदर स्टेशन और सब जगह हॉकर्स की बहुत बड़ी समस्या है, इनको रिहेबिलिटेशन का कुछ हमारा फ्यूचर प्लान है, क्योंकि उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत प्रॉब्लम होता है, गाड़ियाँ नहीं निकल पाती हैं शाम को मार्केट से, सब जगह हर स्टेशन पे है स्टोर वेस्ट को, तो इसके लिए क्या प्लान है? अभी मीरा भाईंदर शहर में उसमें नगर सेवक का सब मिली भगत से सब होता है। मीरा भाईंदर शहर में जटिल समस्या वो सेक्टर 1 और 2 में है, ये मेरे ख्याल से प्रभात क्रमांक 5 में आता है। तो ये फेरी वाला धोरण जो है उसके हिसाब से समिति गठित किया, समिति गठित करने के बाद उसमें हाई कोर्ट का जो ऑर्डर हुआ था वो हिसाब से गवर्नमेंट ने एक जीआर निकाला, गवर्नमेंट की जीआर के हिसाब से समिति गठित किया, समिति गठित करने के बाद फिर कुछ मॉडिफिकेशन गवर्नमेंट से आया है, तो इसमें पूरा टाइम चलेगा। लेकिन आज जो भी समस्या मीरा रोड पे है तो वहाँ के लोगों को जो ना फेरी वाला क्षेत्र में, फेरी वाला क्षेत्र में जो लोग बैठते हैं तो उनको हमारी एक ही विनती है, या वो भी रोजी रोटी का सवाल है उनका, वो डेली आके बैठते, खाली जो भी आदमी बिजनेस करता है वो बैठ के लिए करते हैं, कहीं मार्केट उनको हमारा यही बोलना है कि जिधर ना फेरी वाला, जिधर फेरी वाला क्षेत्र है उधर आप बैठना नहीं, जिधर ना फेरी वाला क्षेत्र है उधर आप बैठना नहीं, फेरी वाला क्षेत्र जिधर है उधर आप बैठो। और ऐसा हमने लोगों को बिठाने का अभी प्लान किया है कि ये लोगों को जिधर फेरी वाला क्षेत्र है उसके बाजू में जाके वो एरिया में बिठाएंगे, और ये सब लोग उधर जाके बैठेंगे, जो भी गिरे वो कंपल्सरी उधर जाएगा, इनको रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम तकरीबन आज की तारीख में मीरा भाईंदर का जो डीपी प्लान है इसमें इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए ऐसी कोई जगह तो रिजर्व की वाली नहीं है। तो आने वाले अभी डीपी प्लान का रिवीजन चल रहा है, तो ये डीपी प्लान के रिवीजन में हम मीरा भाईंदर शहर में भाजी मार्केट है, मीरा भाईंदर शहर में मटन मार्केट है, मीरा भाईंदर शहर में आपका अभी जो ये फेरी वाला लोगों के लिए एक अलग मार्केट बनाने का, इसके लिए हम रिजर्वेशन डालेंगे। पहला रिजर्वेशन नहीं है लेकिन हम बाकी भाजी मार्केट के इसके उसके है, लेकिन जो पैमाने पे होना चाहिए, यहाँ का पॉपुलेशन जो स्टाइल से बढ़ रहा है उस स्टाइल से, और पर्टिकुलरली हर पॉकेट में चाहिए, खाली एक जगह करेंगे तो नहीं चलेगा। सर ये जितने भी ग्राउंड फ्लोर की आपको जरूरत पड़ेगी इस तरह की मार्केटों को बनाने के लिए, इन ग्राउंडों को महानगर पालिका कहाँ से लाएगी? क्योंकि अगर आप पीछे के पूरे प्लान को देखें, डीपी प्लान को देखें, तो जो भी इधर प्लाट थे वो सब हड़प लिए गए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मीरा रोड स्टेशन पे जहाँ पे मच्छी मार्केट बनाई गई, ये एसटी डिपो के लिए पूरी तरह से आप प्लाट रिजर्व प्लाट, इसको लोगों ने मच्छी मार्केट बनाया। इसी तरह से अगर देखा जाए तो आज की तारीख में जितने हमारे गार्डन के प्लाट के तमाम प्लाट जो हैं ये अवैध इंक्रोचमेंट या अवैध लोगों के कब्जे में चले गए, तो आप ये जमीनें कहाँ से लाएंगे, कहाँ आपको उपलब्ध होंगी? इस तरह की इनके फेरी वालों के लिए रिजर्व करें, मटन वालों के लिए रिजर्व करें और गन्ना वालों के लिए करें, फूल वालों के लिए, तो जगह की तो जरूरत पड़ेगी, तो आप वो जगह कैसे छुड़ाएंगे इंक्रोचमेंट जो हो चुका है अब तक आपके? और कितने फेरी वाले आपके यहाँ लिस्टेड हैं? क्या कुछ ऐसे नंबर है कि कितने फेरी वाले हमारे संज्ञान? अभी तो लिस्टेड नहीं है, उसके सर्वे के लिए तो अभी सर्वे का उसका काम चालू है, उसके लिए तो गवर्नमेंट ने एजेंसी अपॉइंटमेंट किया है, और अभी जो फेरी वाला समिति के लिए गवर्नमेंट का जीआर है वो हिसाब से अपन फेरी वाला समिति भी किया है, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ नया और कुछ गाइडलाइन आए गवर्नमेंट का, वो हिसाब से थोड़ा और उसमें मॉडिफिकेशन कुछ करना है। तो उसका ये फेरी वाला समिति गठित होने के बाद उसका
उसका सर्वे होगा, उसको नंबरिंग दिया जाएगा, कितने फेरी वाले हैं, कब से है, कब से धंधा कर रहे हैं, उसका रेसिडेंशियल प्रूफ क्या है, ये सब उसमें दिया है। तो एक चीज और है, आप के नगर सेवकों की और आपकी भी विदेश यात्रा को लेके शहर में काफी चर्चा होती है। आप भी विदेश यात्रा को गए थे, इन यात्राओं का क्या उद्देश्य होता है और वहाँ आपने क्या, जैसे प्रधानमंत्री गए जापान तो उन्होंने एक शहर देखा, उससे बोले बनारस का आइडिया आ गया। इस तो आप जब जाते हैं तो क्या कोई तकनीक वहाँ से आप यहाँ पे हमारे यहाँ वहाँ से ला के इम्प्लीमेंटेशन के लिए करते हैं? और ये जो नगर सेवक खासकर टूर पे जाते हैं तो इनसे कितना फायदा आपको, खासकर आप प्रशासनिक हैं वो दूसरे जंगल में, तो क्या आपको इन यात्राओं से कुछ लाभ मिलता है? तो देखो, मेरी जो प्रदेश विदेश यात्रा हो रही है, इसमें जवाहरलाल नेहरू पुनरुत्थान प्रोग्राम में जिस इंडिया में जिस इंडिया की सिटी को ये पैसा या 100% उसका ग्रांट मिला, तो उसमें ये सिटी बसेस जो है वो अपने को 100 बसेस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड्स दे दी, बराबर। तो ये ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग कैसी रहती है, इसका क्या सिस्टम है, इसके लिए पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये विदेश दौरा आयोजित किया था। तो इंडिया में ये वर्ल्ड बैंक ने अरेंज किया था, इसमें बहुत सारे स्टेट थे मेरे साथ। अब वो टप्पे में करते पूरे स्टेट के एक साथ नहीं कर सकते। मेरे साथ छत्तीसगढ़ के कुछ अधिकारी थे, पंजाब के थे, हरियाणा के थे, कर्नाटक के थे, महाराष्ट्र के हम 4 अधिकारियों का उसमें समावेश था। उसमें पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका के आयुक्त थे, पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका के PMPL के एक अधिकारी थे, और जॉइंट सेक्रेटरी हमारे टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के जो माजी डायरेक्टर रह चुके वो लड़के साहब होते थे, और मैं मेरा भारत कॉर्पोरेशन था। तो हर क्या करते हैं कि ये फर्स्ट पहले टप्पे में ये 10 लोगों का, दूसरे टप्पे में 10 लोग, तीसरे टप्पे में, ऐसा पूरा इंडिया का कवर करते थे। मिरर रोड शहर के लिए, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट से था, उसको महाराष्ट्र शासन ने मेरा नाम उधर भेजा था और सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड किया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको हमको ग्रांट मंजूरी दे दिया, और ये पूरा गवर्नमेंट के पैसे से हमारा दौरा था, हमारी जेबी का 1 रुपया भी नहीं। मिरर रोड शहर के लिए क्या दे गया है सर? मेरा मेहनत के लिए अभी जो अपना जनवरी में हम लोग 100 गाड़ी पूरी ला रहे हैं रास्ते पे, तो उसमें उधर का जो सिस्टम है, उधर का सिस्टम क्या है, उधर का अपना बहुत अलग सिस्टम है। उधर पूरा एक प्राइवेट कंपनी की गाड़ी है। प्राइवेट कंपनी क्या है, आपकी 100 गाड़ी, इनकी 100 गाड़ी, इनकी 50 है, इनकी 100 गाड़ी, ऐसा। तो ये क्या करते हैं कि पूरे शहर को 1000 गाड़ी लगती है, ये अलग अलग कंपनी को दिया है, अलग अलग कंपनी को अलग अलग रूट पूरे दे दिए, और हर गाड़ी में खाली ड्राइवर है, कंडक्टर नहीं है। इतनी इम्प्रूव उधर की सिस्टम। कौन से शहर में लेके सर? सेउल, साउथ कोरिया, सेउल। तो उसमें गाड़ी में आप एंट्री करोगे तो ट्वी आवाज आएगा, तो एक काउंट हो जाएगा, ड्राइवर के सामने एक मीटर लगाया, तो आप एंट्री करेंगे 1 2 3, समझो एक स्टेशन से ये आगे साहब के बगले के सामने स्टेशन है, इधर से 5 आदमी गाड़ी में चढ़ गए, तो वो 5 आदमी, पहले आदमी कितने हैं कि वो गाड़ी में बैठने वाले समझो 30 आदमी प्लस 5 35, और वो सामने एक मीटर लगाए, गाड़ी में चढ़ने के बाद जो पिलर रहता है उसको 1 मीटर लगाए, आपके पास कार्ड रहता है उसको पंच करने के, बीच में 1 मीटर लगाए और लास्ट में 1 मीटर, और आप एंट्री कर दिए, आपने पंच किया, उधर आएगा 0 किलोमीटर। उसके बाद में उधर से जब आपका प्रवास हो जाएगा, आपका स्टेशन आ गया, आप उतर रहे हैं, आप इधर से बैठे, आपको अंधेरी उतर रहे हैं, यहाँ से अंधेरी तक जाने के बाद आएगा ये 12.15 किलोमीटर होगा, तो उसका कैलकुलेशन करके अमाउंट आएगा तुम्हारे कार्ड में से अमाउंट कट। आप अंधेरी में उतरे, पंच कर किया, तो आपका आएगा, आपने 12 साढ़े 12 किलोमीटर का प्रवास किया, 12.5 किलोमीटर का जो भी भाड़ा होगा उस हिसाब से आपकी इससे
सिस्टम वाले बस 100 बस आने वाले बस सिस्टम आया। तो इसका मकसद ये रहता है कि भाई प्रदेश बाकी विदेश में कैसी सिस्टम है, अब रेलवे की सिस्टम है, वहाँ 1 घंटे में 200 किलोमीटर आदमी जाता है, 200 किलोमीटर बुलेट ट्रेन है। अभी 2016 में उनकी 430 किलोमीटर पर आवर वाली गाड़ी आ रही है और ये गाड़ी 300 किलोमीटर पर आवर वाली है। तो उधर का प्राइवेट कंपनी पूरा कंट्रोलिंग करती है, वहाँ का कॉर्पोरेशन उनको सेपरेट पैसा देता है। सेपरेट पैसा बोलते तो ऐसा देगा कि जो बस सिस्टम है उसमें जितने समझो 10 कंपनी जिसका 1 महीने में या 1 साल में रिपोर्ट अच्छा रहा उनको इंसेंटिव मिलता है। डिसाइडेड है 10% टोटल जो भी आपने बिजनेस किया उसके 10% इंसेंटिव वापस जैसा बोनस देते कंपनी में अच्छा काम किया, आपने अच्छा किया, इन्होंने अच्छा किया, सबने अच्छा किया, कंपनी का फायदा हुआ तो कंपनी बोनस देती है। वो हिसाब से वो लोग हर साल में 10 कंपनियां भी एक को इंसेंटिव देते और अगले साल समझो ये साल आपको मिला, अगले साल इनको मिलेगा, दूसरे साल मेरे को मिलेगा, तीसरे साल हर आदमी इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। और ड्राइवर तुम्हारा मेंटेनेंस, तुम्हारा गाड़ी आपकी, ड्राइवर आपका, मेंटेनेंस तुम्हारा, जो भी महीने को कलेक्शन आता है उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके आपका जितना वर्क हुआ है वो हिसाब से आपको पैसा मिलता है। वो कॉर्पोरेशन उनको वैसा पैसा देती है और हर साल वो इवैल्यूएशन होता है 10 कंपनी में से कौन सी कंपनी ने अच्छा काम किया उसको इंसेंटिव अलग से मिलेगा। फिर हर कंपनी हर साल कोशिश करती है कि भाई ये साल आपका नंबर लगा, मेरा क्यों लगा, अच्छा किया मतलब कलेक्शन अच्छा लगा, अच्छा किया तो इवैल्यूएशन है। अभी समझो तुम्हारी 100 गाड़ी है, इनकी 50 गाड़ी है, कैसे इवैल्यूएशन 100 गाड़ी वाले ने इतना काम किया तो 50 ने इतना काम किया तो 100 वाले ने कितना किया, ऐसा कैलकुलेशन तरह से मल्टीप्लाई। सर पिछले बार भी बसें लाई गई थी, बाकायदा तामझाम के साथ बसें चलाई गई थी, लेकिन उन बसों का जो हाल हुआ वो तो सब पता है। अभी वो हाल नहीं होने देंगे। पहला सवाल चलो पुरानी बसों का आप क्या करेंगे? हाँ। दूसरा सवाल कि जब आप 100 बसें सड़क को डाल रहे हैं तो इनका क्या डिपो बनाया गया? जैसे पिछले बार भैरवगढ़ ब्रिज के नीचे इनका डिपो बनाया गया, तो क्या आपने इनके रखरखाव के लिए इनका डिपो बनाया है या इनको फिर से उसी तरह भैरवगढ़ ब्रिज के नीचे अपना रखरखाव करवाना पड़ेगा? और पुरानी बसों का आप क्या करेंगे? पुरानी बसें जो आपकी अभी ये जो 100 बसेस नहीं आ रही है उसमें माननीय मुख्यमंत्री साहब ने वो लोकार्पण छोड़ा, उसको ये किया, उसके बाद 13 बसेस हमने आज तक चालू किया। इमीडिएटली 5 बसेस चालू किया, बाद में 8 बसेस आई वो भी चालू किया और बाकी 13 बस 7 और 12 या 13 बसेस अभी नेक्स्ट वीक में चालू हो जाएंगे, क्योंकि वो बसेस आई हमारे पास लेकिन उसके पेपर्स नहीं है। वो पेपर्स आने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा तो 25 बसेस हम दिसंबर एंड में चालू करेंगे। और जनवरी में हमारा भी डॉक्यूमेंट बन रहा है, वर्ल्ड बैंक ने जो कंसल्टेंट दिया है तो वो डॉक्यूमेंट बना रहा है, वो इंडिया लेवल पे बना रहा है और आज तक ऐसा डॉक्यूमेंट किधर भी नहीं बना होगा, ऐसा बना रहा है। वो इंसेंटिव डॉक्यूमेंट जो मैं आपको बोला ना कि सेउल में इंसेंटिव देते जो कंपनी अच्छा काम करे, तो हम इंसेंटिव डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। तो ये सेवा आप चलाएंगे, आप चलाने के बाद आपकी इच्छा है जन सेवा करने का, बहुत सारे लोग हैं जन सेवा करने का ऐसा उनका इरादा है या नो लॉस नो प्रॉफिट बेसिस पे हमको रुपया नहीं जमाना, लोगों को सेवा अच्छी जाना चाहिए, ऐसे लोग बहुत हैं। तो इसके लिए हम इंसेंटिव ऐसा बना रहे कि वो आपको समझो आप दोनों पार्टनर आपको हमने दे दिया 100 गाड़ी तुम चलाओ, आप नो लॉस नो प्रॉफिट बेसिस पे चलाएंगे, पैसा आएगा, डीजल पेट्रोल मेंटेनेंस ड्राइवर का भाड़ा थोड़ा सब देंगे कोच, लेकिन हम आपको 1 साल के बाद इंसेंटिव देंगे। इंसेंटिव मतलब कि भाई कुछ तो भी हम आपको ये देंगे कि भाई आपने बहुत अच्छा सेवा चलाया बोल के आपको कुछ इंसेंटिव देंगे। वो हिसाब से इंसेंटिव कितना चाहिए क्या है वो टेंडर अभी फ्लैश होने के बाद आपको मालूम पड़ेगा। ये 15 दिसंबर तक आएगा। और जगह हमने 4 जगह उपलब्ध की है आपके मालूमात के लिए, आप देख भी सकते हो। डेपो पूरा बन चुका है, उधर सिक्योरिटी लगा है, अभी जो गाड़ी है खड़ी है तो बहुत सारी गाड़ी खड़ी रह सकती है। 4 नया डेपो बना रहा हूँ। मतलब 100 बसों का ये पूरा का पूरा टेंडर किसी को दिया जाएगा, वो अपने हिसाब से ये काम करेगा पूरी तरह से, मैं प्रॉफिट मिला उस पर महानगर पालिका में
अपनी बसें भी देंगे चलाने के लिए, अभी देखो डिपो भी देंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी ये प्रोसेस में है। ऐसा इरादा है कि इंसेंटिव टेंडर डॉक्यूमेंट बनाने का चालू है। डॉक्यूमेंट अभी आया नहीं, लेकिन वो कैसा बनेगा क्या बनेगा ये मेरे को भी मालूम नहीं आज। वो जब तक मेरे सामने नहीं आएगा तब तक मैं उसके ऊपर कुछ कमेंट्री करना भी अच्छा नहीं है। लेकिन आपको खाली बोला कि हमारा ऐसा है प्लानिंग, इंसेंटिव डॉक्यूमेंट बना के भाई अब किधर की भी बस सेवा फायदे में नहीं है। आपके मालूमात के लिए कोई भी मांगला आके बोल दे कि ये मेरी सेवा बहुत फायदे में है, किसी की भी सेवा नहीं है फायदे। लॉस में चलेगी बात में सब लॉस में चलेगी। आप कैसे जनता को सब सुविधा मिलना जरूरी है ना। तो हमको क्या है, बिजनेस करके कॉर्पोरेशन को उसके ऊपर पैसा कमाना नहीं है। अच्छी सुविधा मिले। सर, अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार यहाँ हमेशा चर्चा में रहता है। सुनने में आया कि आप कुछ नगर सेवकों की जांच करा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? 5-6 नगर सेवक है, उनके बारे में जो भी कंप्लेंट्स हमारे पास आते हैं, गवर्नमेंट के पास कंप्लेंट जाते हैं, तो गवर्नमेंट ने हमको उसमें इंक्वायरी करके अहवाल मंगाया है। तो करके मैं कल दोपहर में शायद 5-6 लोगों का 4-5 लोगों का कुछ लगाया था हियरिंग के लिए प्रोग्राम। तो कल तकरीबन 50% लोगों की हियरिंग हो चुकी है और उसमें जो भी कानून में जो भी है वो हिसाब से अगर समझो उनके पूरे पेपर्स वो जिसने कंप्लेन किया, जनरली कंप्लेनर क्या रहते कि उनके खिलाफ में खड़े रहे वाला आदमी रहता, कंप्लेन करता, ऐसा जनरल रहता। लेकिन पर्टिकुलरली अगर समझो कंप्लेन किया वो सही है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई 100% हो जाएगी। इन नगर सेवकों के नाम बताना चाहिए कौन कौन उनकी जांच होगी। आज तो कल पता चल ही जाएगा। तो जांच में आ गए सर। आप नाम ले लो ना, मेरे को पूरा नाम मालूम है। एक कामने बोल के है, शेख मियां बीबी है दो, और लियाकत शेख क्या है, तुम कंफर्म करो मेरे को नाम। ठीक है, मियां बीबी बोल दिया तो समझ हाँ, गया। मियां बीबी दो है, फिर वो कामने बोल के एक है, कामने जुबैर कौंसलर इनामदार और अंश कुमार पांडे है। अनिल कायदे नहीं है ना? अनिल कायदे और एक अभिनंदन स्वामी। आप कौन है मेरे ख्याल में नहीं है। सर चार तो आप हरीश पाटिल से नाम जांच लेना। शेख मिशन मिस्टर और मिसेस दोनों मियां दो बीबी हो गए जुबैर और हंसना पड़े चार। और एक दूसरा एक है जिसको 3 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, वो डिस्क्वालीफाई है लेकिन मुस्लिम है, तो आत्महत्या का प्रयास में भी वो मालूम नहीं मिला, लेकिन 3 बच्चे ही के सर, मेरा महेंद्र के अधिकारियों में भ्रष्टाचार बड़ी मात्रा में जाता है कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से, वो आप कैसे खत्म करेंगे? देखो भ्रष्टाचार ऐसी चीज है कि ये जन जागृति होना बहुत जरूरी है और लोगों का कभी-कभी लोगों ने ये कॉमन मूवमेंट करना चाहिए कि भाई कोई उनसे ऑफिस में जाने के बाद किसी को पैसा देने की जरूरत क्या है, हमारी ड्यूटी है काम करने देने की जरूरत क्या है ऐसा। लेकिन लोगों का ऐसा कुछ लोगों का मिल गया कि पैसा दिए तो काम ही होता नहीं है। आप तक पहुंच पाना आम आदमी के लिए कठिन है, लेकिन सर ये बात सही है कि आप जब से आए तो कुछ धीरे-धीरे बदल रहा है। मैं हमेशा मैंने यहाँ के आपके पहले जितने कमिश्नर थे, देखो मेरे को उतना मालूमात मिली है जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में मालूमात मेरे को मिली है, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हम आने वाले 8-15 दिन में कर रहे हैं कि उसका इन्वेस्टिंग करना चालू होगा कि भाई कुछ लोग आप जो भ्रष्टाचार का विषय करें कि कोई बड़े अधिकारी लोगों का नाम बोल के उसमें कुछ लोगों से रिश्वत मांगते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई होना जरूरी है और वो कार्रवाई हम 100% करेंगे। उसको इमारतें ऐसी हैं सर जिनमें आपने ना सीसी दिया है ना ओसी दिया है। मैं तो कभी आज तक मतलब रिकॉर्ड रहा मैंने किसी की लिखित शिकायत और मौखिक नहीं की, मैंने सरकार को बनाते ये मेरा काम नहीं कि किसी की शिकायत करें। लेकिन मेरे पास जो फाइलें पड़ी है इतने बड़े-बड़े लोगों की कि मैं वहाँ पर विधायक सर उसमें क्या है ना सीसी आपने दिया है ना ओसी दिया है, उन्होंने बिल्कुल छोड़ा और आज काम चाहते हैं अधिकारी को किस बेस पे कमिश्नर का आपको पूरा दोष नहीं दिया। नहीं ऐसा मेरे को तो खाली एक पेट्रोल पंप के पीछे चल रहे सुनो ना, एक ही बिल्डिंग मेरे मालूमात के हिसाब से आज की तारीख में
आप जो बोल रहे हैं, एक बिल्डिंग को खाली G+1 का परमिशन है, उन्होंने 8 माले का बांधकाम पूरा किया और लोगों को अंदर घुसाया है। ये मैं आने के पहले की बात है, वो कुछ कोर्ट मैटर हुआ, अभी वो बहुत चला उसका। वो कोर्ट मैटर होने के बाद उसका कोर्ट का स्टे भी हो गया। वो बिल्डिंग खाली करने के लिए या बिल्डिंग के ऊपर कार्रवाई करने के लिए मैं आदेश दे चुका हूँ। नंबर 1। नंबर 2, आप जो बोल रहे हैं जिसको सीसी भी दिया है और उसके 7-8 10 मारे टूट दिया, मेहरबानी करके उसका मेरे को बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा है सर अगले साल ऐसा मैटर है कि वो बेचारा है ये बंद करा दे। सर ये अभी आपने भ्रष्टाचार की बात करी और आप क्या संदेश देना चाहेंगे मीरा भाईंदर वासियों के लिए और अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों के लिए इंडिया लोगों के मार्फत से? मीरा भाईंदर शहरवासियों के लिए तो एक मैं संदेश दे दूंगा कि अभी स्वच्छ अभियान भारत में पूरा स्वच्छता अभियान चालू है। वो धरती पे महाराष्ट्र में स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान चालू किया है। तो ये अभियान में लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा सहकार्य करके महानगर पालिका का जो भी स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने का सपना है उसको सहकार्य करना चाहिए और महानगर पालिका के जो भी टैक्सेस है वो टाइम पे भरना चाहिए।